हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। टुडे 6 जुलाई और 6 जुलाई का ये न्यूज़ एनालिसिस है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि डेली न्यूज़ एनालिसिस में जो मस्ट रीड आर्टिकल्स होते हैं उसको हम हमारे सोशल हैंडल्स पे सुबह लिस्ट आउट कर देते हैं, जिससे कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप उससे आइडिया लेकर उन आर्टिकल्स पे फोकस कर सकें। उसके बाद इस एनालिसिस को अगर आप देखते हो तो जो भी आपने आर्टिकल्स पढ़े होते हो उसमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप होने लगती है। हमारी ये पूरी कोशिश है कि आपको डिटेल्ड ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करें, जिसमें कि जितना भी एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो थोड़ा सा डायनेमिक हो, वो हम प्रॉपर इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ थी आज ये है कि भाई गवर्नमेंट ने मेटा को एक तरीके से एक नोटिफिकेशन सेंड किया है, एक नोटिस सेंड किया है कि जितने भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव एड्स होते हैं उसको इमिडिएटली इफेक्ट से उसको रोकना है। और 7 दिन का टाइम भी दिया है एक तरीके से मेटा को कि भाई उसको रिस्पॉन्स चाहिए। तो थोड़ा सा ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ वाला जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है कि जो न्यूज़ में इसलिए है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने एक नोटिस इशू किया है मेटा को, जिसमें कि उन्होंने अ, ये बताया है उस नोटिस में कि उनके पास एक रिपोर्ट है जिसमें देर आर एडवर्टीजमेंट जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल, CSAM, इसको पहले चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोला जाता था लेकिन अब टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। ये याद रखिएगा, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल अपीयर्ड ऑन द इंस्टाग्राम। ठीक है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल प्रमोट किया जा रहा है और उस तरीके के एडवर्टीज़मेंट को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने मेटा को डायरेक्शन दिया है कि इस एडवर्टीज़मेंट को हटाइए इमीडिएटली और एक्सप्लेन करिए कि ये इस प्लेटफॉर्म पे कैसे अलाउ हुआ, चाइल्ड अब्यूज़ को के एडवर्टीज़मेंट को प्रमोट करने के लिए कैसे अलाउ हुआ, एंड हाउएवर अपना जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ करिए टू प्रिवेंट सच कंटेंट टू अपीयर अगेन। सो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल होता क्या है? एनी फोटो, वीडियो, ऑडियो और डिजिटल कंटेंट दैट डिपिक्ट्स और प्रमोट द सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन कम्स अंडर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया चाइल्ड पोर्नोग्राफी पहले बोला जाता था, लेकिन अब इसको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल बोला जाता है क्योंकि इट हाईलाइट्स दैट दीज इमेजेस आर एविडेंस। क्योंकि वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मटेरियल हाईलाइट करते हैं कि ये जो इमेजेस हैं, दे आर द एविडेंस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन, नॉट अ कंसेंशुअल कंटेंट। ठीक है, टर्मिनोलॉजी इसलिए चेंज की गई है। क्या CSM एक सीरियस क्राइम है? बिल्कुल, ये एक सीरियस क्राइम है क्योंकि इट एक्सप्लॉइट्स चिल्ड्रन। ठीक है, उनके मेंटल लेवल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, एक्सप्लॉइट करता है, उनकी जो बच्चा है उसकी डिग्निटी और राइट्स को एक तरीके से वॉयलेट करता है। लाइक आई सेड, इट कॉजेज अ लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। ऑल्सो इट प्रमोट और सपोर्ट ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन क्रिमिनल नेटवर्क। ठीक है, इस वजह से ये एक सीरियस क्राइम बनता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमारे लिए जो जो चीज़ था कि भाई किस मिनिस्ट्री ने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो है डिजिटल गवर्नेंस की, साइबर सिक्योरिटी, IT पॉलिसी, रेगुलेशन ऑफ डिजिटल इंटरमीडियरीज। हम समझेंगे डिजिटल इंटरमीडियरीज कैसे होते क्या होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिजिटल इंटरमीडियरीज कहते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देन डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, किस मिनिस्ट्री की? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेटा क्या है? मेटा एक तरीके से पेरेंट कंपनी है किसका? फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और व्हाट्सएप का। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंटरमीडियरीज क्यों क्लासीफाई होते हैं? दे होस्ट अ यूजर जनरेटेड कंटेंट
बट ऑल्सो हैव अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर इंडियन लॉ। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक पार्सल कंपनी है अगर कोई, तो पार्सल कंपनी इंटरमीडियरीज की तरह काम करेगी, लेकिन जो भी पार्सल हो रहा है, जैसे डिलीवरी है, वो पार्सल पहुंचाने का काम करता है, लेकिन उसकी अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्सल क्या कर रहा है ना, मतलब उसको चेक करना पड़ेगा, उसको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि वो पार्सल अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि भाई कोई किसी को मार के वो किसी की बॉडी ही पार्सल कर दे रहा है। ठीक है, सो वो चीज़ समझना ज़रूरी है। जो मेजर इश्यूज़ है समझने वाला वो क्या है कि सबसे पहले जो चीज़ आती है, अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के देखें तो प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी में एक तरीके से जो जितने भी लार्जर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास एक इंटीग्रेटेड या इंटरनली एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि इलीगल कंटेंट को डिटेक्ट करे। ठीक है, हार्मफुल मटेरियल को हटाए, एंड दे शुड ऑल्सो कोऑपरेट विद द अथॉरिटीज़। हमने ये देखा है जितना ज़्यादा डिजिटाइजेशन इंडिया में बढ़ा है, डिजिटल क्राइम भी उतना ही बढ़ा है। जैसे कि आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुने होंगे। देन स्पेसिफिकली हम ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात देखते हैं, वुमेन सेक्सुअल अब्यूज़ की देखते हैं, जो फ़ोटोज़ एंड इमेजेस को मॉर्फ करके है ना किया जाता है। सो इस सब चीज़ों के वजह से जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास एक अपना एक इंटरनल सिस्टम, देयर इज़ अ नीड, उनके पास एक इंटरनल सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे किसी के ग्रीवियंसेस को एड्रेस किया जाए। ठीक है, जहाँ पे ये इलीगल कंटेंट को डिटेक्ट किया जाए, उन्हें इमिडिएटली रिमूव किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन। चाइल्ड रिक्वायर स्पेशल सेफ गार्ड इन डिजिटल इन्वायरमेंट ड्यू टू वल्नरेबिलिटी टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, चिल्ड्रंस को एक स्पेशल सेफ गार्ड मिलना ज़रूरी है इस डिजिटल इन्वायरमेंट में। नाउ देर इज़ ऑल्सो समथिंग विच वी कॉल फ्रीडम वर्सेज रेगुलेशन। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट है उसको बैलेंस एक बनाना पड़ेगा किसमें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, यूज़र की प्राइवेसी, चाइल्ड सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज। ये किसको ध्यान देना है, ये गवर्नमेंट ध्यान देगी कि फ्रीडम और रेगुलेशन के बीच में एक बैलेंस मेंटेन हो सके। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो हो, लेकिन यूज़र की प्राइवेसी भी मेंटेन की जा सके। अगर वो बच्चा है, चाइल्ड है, तो उसकी चाइल्ड सेफ्टी एंड जो टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है या टेक्नोलॉजी कंपनी है उसको अकाउंटेबल बना सके, ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडरेशन, प्लेटफॉर्म्स आज के डेट में एआई यूज़ कर रही, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ सोल्यूशन टू दोज प्लेटफॉर्म कि एआई से आप हार्मफुल कंटेंट को डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ जैसा कि हमने बोला कि कंट्रीज़ जो है ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। तो ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी का मतलब है कि टेक्नोलॉजी शुड हेल्प ह्यूमन, उनका काम आसान करने, ना कि उनको रिप्लेस करने के लिए। तो इसका मतलब ह्यूमन रिव्यू बहुत ज़रूरी होता है, भले अगर उसमें टेक्नोलॉजी है तो। ठीक है, अभी आज के डेट में चैलेंजेस क्या आ रहा है डिजिटल और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस की बात हम करें तो चैलेंजेस अपने आप में, एक पहला चैलेंज जो है वो है इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। जो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, वो एक चैलेंज कहीं ना कहीं है। देयर इज़ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूज़र जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, देयर इज़ अ क्रॉस बॉर्डर जुरिस्डिक्शन ऑल्सो, वो भी एक इशू है अपने आप में। रैपिडली इवॉल्विंग ऑनलाइन क्रिमिनल मेथड्स, ये एक चैलेंज कहीं ना कहीं बनता जा रहा है, ना सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी कंट्रीज़ में भी। ठीक है, तो अगर ये चैलेंज है तो अपने पास सोल्यूशन आज के डेट में क्या अवेलेबल है। सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि हमें एआई बेस्ड डिटेक्शन को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। ठीक है, देयर शुड ऑलवेज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन अ प्लेटफॉर्म्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में डिजिटल लिटरेसी को इंक्रीज, जितनी तेज़ी से आप इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उन्हें ये पता होगा कि डिजिटल के अपने बेनिफिट्स, कॉस्ट बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, देन इंश्योर क्विक ग्रीवियंस रिड्रेसल, जैसा कि मैंने अभी पहले डिस्कस भी किया था कि एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे लोग अपने ग्रीवियंस को एड्रेस कर सकें, जहाँ पे उनको अब्यूज़ किया जा रहा हो। ठीक है, जहाँ पे एक कोई कंसेंशुअल कंसेंट ना हो, उनकी फ़ोटोज़ को लीक किया जा रहा हो, वीडियोज़ को लीक किया जा रहा हो, और जो विक्टिम है वो इमिडिएटली उस वहाँ पे कनेक्ट करके इस चीज़ को होने से बचा सके। ठीक है, इनकरेज इंटरनेशनल कॉपरेशन अगेंस्ट ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज़ ऑल्सो अ वे पॉसिबल सोल्यूशन टू मिटिगेट दिस। ठीक है,
तो ये पहला एक न्यूज़ था, बेसिक सा था, कुछ कुछ चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी उसको मैंने डिस्कस कर ली। दूसरा न्यूज़ आर्टिकल ये है कि इमरजेंसी गैस कर्व्स ईज्ड एज एलएनजी शिपमेंट्स नॉर्मलाइज। जैसे कि स्टेट ऑफ होमरूस में जो वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम हुआ था, जो जियो पोलिटिकल टेंशन जनरेट हुआ था, उसके वजह से क्या हुआ कि जो कंट्रीज स्पेशली इंडिया, उन्होंने अपनी जो ये सप्लाई है एलएनजी यानी नेचुरल गैस की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, उसकी सप्लाई उसको थोड़ा सा इन्होंने प्रायोरिटाइज कर दिया था। ठीक है, प्रायोरिटाइज करने का मतलब जहाँ पे नीड ज़्यादा थी वहाँ पे उस हिसाब से प्रायोरिटाइज कर दिया था। अब क्योंकि टेंशन ख़त्म हो चुका है, ठीक है, इस वजह से इसको भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो न्यूज़ में यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ विड्रॉन most emergency restriction on the supply of domestic natural gas after the situation in the state of Hormuz improved. ठीक है, liquefied natural gas shipment from the Gulf resumed normally. टेंशन की वजह से वेस्ट एशिया में इंडिया हैज़ डाइवर्टेड द डोमेस्टिक गैस सप्लाईज टू द प्रायोरिटी, जैसा कि मैंने बोला, प्रायोरिटी सेक्टर्स की तरफ टू इंश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी, जिसकी वजह से हमने देखा है कि इसका लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्राइसेस भी बढ़ा है। ठीक है, लेकिन विथ शिपिंग रूट्स स्टेबलाइजिंग दीज इमरजेंसी मेजर्स नाउ बीन लार्जली रोल्ड बैक। ठीक, ये न्यूज़ है। ठीक, अब आए समझते हैं, बेसिक से बेसिक चीज़ भी यूपीएससी कभी ना कभी एग्जाम में पूछ लेता है। बहुत से लोग जो इसको देख रहे होंगे, कुछ लोगों को शायद यही नहीं पता कि नेचुरल गैस क्या होता है। तो आइए एकदम बेसिक लेवल से समझते हैं। यार होपफुली बहुत लोगों को पता भी होगा, आई नो कि आप लोग को आइडिया होगा इसका, बट एक चीज़ सोच के हम क्लासेस लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए हर छोटी छोटी चीज़ भी बताना उतना ही क्रूशियल हो जाता है। नेचुरल गैस इज़ अ फॉसिल फ्यूल, एक फॉसिल फ्यूल है। कहाँ पे यूज़ होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, डोमेस्टिक कुकिंग में, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट यानी सीएनजी में। इट इज़ कंसिडर्स नेचुरल गैस इज क्लीनर फॉसाइल फ्यूल, क्योंकि ये इट एमिट्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड देन कोल और पेट्रोलियम। ठीक है, ये हम नेचुरल गैस के बारे में। क्या है? एक क्लीनर फॉसाइल फ्यूल है, इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इट एमिट लेस कार्बन डाइऑक्साइड एट कंपेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या होता है? अगर हम नेचुरल गैस को, ठीक है, अगर हम नेचुरल गैस को कूल करते हैं कितने टेम्परेचर पे? -162 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो गैस के कंपैरिजन में किसी भी इक्विपमेंट के अंदर कम स्पेस लेता है। ठीक है, एंड मेक उसके वजह से ट्रांसपोर्ट करने में इकोनॉमिकली भी इजी हो जाता है। ठीक है, और एक तरीके से मतलब कंफर्टेबली ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। ठीक है, बस यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब स्टेट ऑफ होमरूज इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तरीके से स्टेट ऑफ होमरूज चौक पॉइंट्स है। ठीक है, एनर्जी चौक पॉइंट है स्टेट ऑफ होमरूज। ठीक है, किस क्यों है भाई? इन मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबिया, इसको कनेक्ट करता है। ठीक है, इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल एंड एलएनजी पासिंग थ्रू दिस नैरो रूट। किसको किसको कनेक्ट करता है? पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी। ठीक है, अब इंडिया का कंसर्न क्या था भाई? वेस्ट एशिया में जब टेंशन बढ़ा तो इंडिया का कंसर्न क्यों नहीं था? इंडिया मोस्टली अपना इंपोर्ट करता है यार। ठीक है, उससे शिपिंग डिस्टर्ब हुई थी, एलएनजी इंपोर्ट डिले हुआ था और डोमेस्टिक इंडस्ट्री में शॉर्टेज आना शुरू हो गया था। तो इसी की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो प्रायोरिटी सेक्टर थी वहाँ पे नेचुरल गैस की को पहुँचाने को प्रायोरिटाइज कर दिया था, उसकी सप्लाई को प्रायोरिटाइज कर दिया था। जो इमरजेंसी मेजर्स थे वो क्या थे? प्रायोरिटाइजिंग द डोमेस्टिक गैस सप्लाई फॉर एसेंशियल कंज्यूमर्स, रिड्यूसिंग द सप्लाईज टू सम इंडस्ट्रियल यूजर्स एंड इंकरेज द डाइवर्जन ऑफ गैस टू प्रायोरिटी सेक्टर। ये मेजर्स लिया गया था। ठीक है, अब ये मेजर्स हटेंगे क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्यों है भाई किसी भी कंट्री के लिए? एनर्जी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं
इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो बताता है कि कंट्री हैज़ दी रिलायबल एनर्जी सप्लाईज है उनके पास, दे हैव अफोर्डेबल एनर्जी, दे हैव ऑल्सो सफिशिएंट एनर्जी इवन ड्यूरिंग ग्लोबल क्राइसिस। इसलिए वजह से कि हर कंट्री के लिए एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करना अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कंट्री लाइक इंडिया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट है किस ऑयल और गैस को लेकर, उनका सारा का सारा इशू वहीं पे स्टार्ट हो जाता है जब ग्लोबल सप्लाई डिसरप्ट होती है, जिसके वजह से, ठीक है। और अगर ग्लोबल सप्लाई डिसरप्ट हुई वहाँ पे इंडिया, क्योंकि ऑयल और गैस एक तरीके से इंपोर्ट करता है, तो इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रीज, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने देखा ही है भाई, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा ही बढ़ा, ठीक है। ये सारी इशूज़ आए, एलएनजी जो सिलेंडर के दाम होते हैं वो बढ़ गए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं अगर आती ही है, अगर जो ग्लोबल सप्लाई रूट है वो अगर डिसरप्ट होता ही होता है। इस न्यूज़ से कुछ कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं वो भी देख लेते हैं कि सबसे पहला एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें कि अगर मैरीटाइम ट्रेड रूट पे किसी तरह का डिसरप्शन होता है तो ऑब्वियसली इंडिया का जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी एनर्जी की स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल रिस्क के वजह से, जियोपॉलिटिकल रिस्क अगर होता है तो वो मेजरली किसको इन्फ्लुएंस करता है, ऑयल प्राइसेस को, एलएनजी अवेलेबिलिटी को, फ्रीट कॉस्ट को, इन्फ्लेशन को, इन सब को अफेक्ट करता ही करता है। रीज़न कि अगर जो मैरीटाइम रूट है, जो मैरीटाइम रूट है उसमें सब चीज़ भाई, वहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन, कहीं से भी बम आ रहा है तो जाहिर सी बात है जो शिप जा रहा है उसका इंश्योरेंस प्राइस भी बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि मोस्टली टेंशन वाले एरिया में अगर कोई इंश्योरेंस कराता है तो इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है कि देयर मोस्टली चांसेस हैं वहाँ पे कि वो अफेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो हर चीज़ें वहाँ पे महंगी हो जाती हैं। रूट क्योंकि रिस्ट्रिक्ट हो गया था तो लिमिटेड पास था, पैसेज मिल रहा था, लिमिटेड पैसेज में लिमिटेड सप्लाई हो रही थी, तो ऑटोमेटिकली जैसे जिस चीज़ की प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड बढ़ेगा, तो वो उसी के पास आएगा जो उसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स, ये आर्टिकल ये भी हाईलाइट करता है कि हमें अपने इंपोर्ट सोर्सेज यानी इंडिया को अपने इंपोर्ट सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इंडिया को डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन पे भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। इंडिया जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंक्लाइन ऑलरेडी हो चुका है, उसको तेजी से एक्सपैंड करना चाहिए और अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं उसको और मजबूत करना चाहिए। दिस आर्टिकल हाईलाइट्स इवन दैट ऑल्सो। ये एक एक्सप्लेन सेक्शन का आर्टिकल है, ठीक है। नाउ दूसरी चीज़ और क्या बताता है कि भाई क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ मतलब नेचुरल गैस जो है वो एक्ट एज ए ट्रांजिशन फ्यूल, हेल्पिंग इंडिया रिड्यूस एमिशंस व्हाइल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक्सपैंड। तो कहीं ना कहीं इस वे में भी एलएनजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैलेंजेस इस अभी आज के डेट में क्या है इंडिया के पास, वो सबसे पहला जो हम कई बार से सुन चुके हैं कि इंडिया इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ऑल्सो देर इज़ अ चैलेंज इन वॉलेटाइल इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ था उसकी वजह से ये सामने है कि भाई कभी भी जियोपॉलिटिकल लेवल पे इस इनस्टेबिलिटी आएगी तो कहीं ना कहीं इंडिया को अफेक्ट करेगा ही, ठीक है। लास्ट चैलेंज, देयर इज़ अ लिमिटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज है। अगर चैलेंज है तो क्या हमारे पास कुछ बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशंस या सजेस्टिव मेजर्स हैं, आइए देखते हैं। अगेन सबसे पहला जो था कि भाई अपने जो सप्लायर्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करना है। डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे अगर हमें कहीं कोई चीज़ एनर्जी या गैस मिलती है तो उसको हमको बढ़ाना है। गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लानिंग। ये सारी चीज़ें हमारे पास एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन की तरह सामने है, जिसकी वजह से हम ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते एक और एडिटोरियल था इंडिया और चाइना, इंडिया सॉरी नॉट चाइना, इंडिया और जापान के बीच में जो कुछ ट्रेड डील्स हुई हैं उसके बेसिस पे इंडिया एंड जापान शुड बिल्ड द रिलेशनशिप ऑन ट्रस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट, ठीक है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया विजिट किए हैं, ठीक है। और दे ही ऑल्सो आर्ग्यूड ऑन इंडिया जापान रिलेशन शुड बी स्ट्रेंथन डिस्पाइट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज जो भी चल रहा है, लेकिन इंडिया जापान का जो रिलेशन है वो और स्ट्रेंथ उसमें आना चाहिए, जिसकी वजह से वो जितनी भी कंट्री हैं, क्योंकि
उनका ये मानना है कि जो दोनों कंट्री हैं दे शेयर अ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कमिटमेंट ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इकोनॉमिक कॉपरेशन, सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, तो इस ऑडिटोरियल में जो चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हम समझते हैं। पहली चीज़ चाइना, अरे यार ये चाइना क्यों आ रहा बार बार। जापान जो है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जापान इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि जापान हमेशा इंडिया का फ्रेंड रहा है। इंडिया जापान इंडिया वन ऑफ द ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। इट सपोर्ट्स इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हाई स्पीड रेल कहाँ आ रहा है भाई? अहमदाबाद और मुंबई में। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में आ रहा है, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन में। ठीक है, ये इंडिया को हमेशा सपोर्ट किया है जापान ने। इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक वास्ट स्ट्रेटेजिक रीजन है जो कि एक्सटेंड होता है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में। ठीक है, नाउ it has this Indo-Pacific region has become center to trade, energy transportation and strategic competition। और अगर हम इंडिया और जापान दोनों की बात करें तो दोनों किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन को सपोर्ट करते हैं। तो दोनों सेम पेज पे हैं कहीं ना कहीं। और ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का मतलब क्या है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का मतलब ये है कि दोनों कंट्री का मतलब दोनों कंट्री का नहीं, ये मेनली जो विजन है वो जापान का प्रमोट है किया हुआ विजन है कि इस रीजन में देयर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ठीक है, बोथ द कंट्री शुड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज। देयर शुड ऑलवेज बी अ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, देयर शुड बी अ ओपन सी लेन्स एंड रीजनल स्टेबिलिटी। ठीक है, इंडिया भी इस प्रिंसिपल को, इस विजन को ब्रॉडली शेयर करता है जापान के साथ थ्रू इट्स ओन इंडो पैसिफिक विजन। ठीक है, तो इस वजह से इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है और इंडिया और जापान दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया और जापान के रिलेशन की बात करें, जो पिलर्स है, सबसे पहला इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करें। जापान मतलब विदेशी देशों में जापान इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेजर इन्वेस्टर है। किस सेक्टर में? मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन में। ये जो चीज़ मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको रिटेन करने में ईजी होगा क्योंकि मैं जब यहाँ पे वोकली आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो यू विल बी एबल टू रिटेन इट कि भाई क्यों जापान इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ जापान और इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है, जापान इंडिया को किस किस चीज़ों में हेल्प कर रहा है, किन किन चीज़ों में मदद कर रहा है। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जापान हैज सपोर्टेड मेजर प्रोजेक्ट्स सच एज मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में भी जापान ने हेल्प की है इंडिया की। इंडिया और जापान का कॉपरेशन डिफेंस और सिक्योरिटी में भी है, जैसे कि हमने हमेशा देखा है नेवल एक्सरसाइजेज में, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में, डिफेंस डायलॉग्स में और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स में। देखो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट्स आपको किस में हेल्प करेंगे? अगर इंडिया और जापान के रिलेशंस पे अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स की मदद से अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, डिफेंस और सिक्योरिटी हो गया, तो भाई टेक्नोलॉजी में भी जापान है। बोथ कंट्रीज आर कोऑपरेटिंग हैंड इन हैंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो भाई अभी के डेट में सेमीकंडक्टर और एआई टेक्नोलॉजी के पॉइंट में दोनों मोस्टली हर नेशन का एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, एक कॉमन गोल बना हुआ है। ठीक है, अभी इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर हम चैलेंजेस देखें इंटरनेशनल रिलेशन में तो क्या है? अगेन वही रीजनल जियोपॉलिटिक्स जो बदल रहा है तेज़ी से, इकोनॉमिक स्लो डाउन जिसके वजह से हुआ, देन देयर इज ए स्ट्रेटेजिक कंपटीशन अमंग मेजर पावर्स एंड लीडरशिप ट्रांजिशन। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है जिसकी सरकार अभी जापान में है या जो भी जापान के जो प्राइम मिनिस्टर वो चेंज होते हैं तो उन जो बदल के आएंगे, जो ट्रांजिशन होगा उनका इंडिया के साथ कैसा टर्म्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रखता है। ठीक है, वे फॉरवर्ड अपने पास क्या है इन चैलेंजेस के लिए? जापान के साथ हमें इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाना है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और बढ़ाना है, डिफेंस कोलैबोरेशन को और हमें इन डेप्थ जाना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और मजबूत करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीपल टू पीपल एक्सचेंज
को हमें और इन्हेंस करना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वी शुड ऑल्सो कंटिन्यू द कॉपरेशन इन मल्टीलेटरल फोरम सच एज क्वाड, ठीक है। जापान भी पार्ट है उसका, तो ये चीज़ हमें हमारे लिए वे फॉरवर्ड है चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो आर्टिकल था, ये जो एडिटोरियल था, इंडिया और जापान के रिलेशन के बेस पे था। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, द राइट टू बिलोंग बियॉन्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ये जो आर्टिकल है, बेसिकली ये आर्टिकल उसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है जहाँ पे ये बता दिया कि आपका जो जो पासपोर्ट है वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ये ज़रूरी नहीं वो ये बताए कि आप इंडिया के सिटीजन हैं, ठीक है। ये जो एडिटोरियल है वो एडिटोरियल डिस्कस करता है सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को दैट हेल्ड दैट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड, they are the important evidence of your identity, but they alone cannot conclusively decide a person's citizenship, ठीक है। या दिस आर्टिकल आर्ग्यूज दैट सिटीजनशिप इज अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है, एंड अ पर्सन की आइडेंटिटी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड merely टू द पोजेशन और एब्सेंस ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे कि भाई अगर मान लो आप किसी स्कूल में हो, किसी कॉलेज में हो, और स्कूल कॉलेज में अगर आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो मिसप्लेस हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उस कॉलेज में कभी पढ़े ही नहीं या आप उस कॉलेज का पार्ट थे ही नहीं। देयर आर सर्टेन मीन्स एंड सर्टेन डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप अपनी कनेक्टिविटी उससे प्रूव कर सकते हो, है ना। क्लास में फ़ोटोज़ हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कई चीज़ें हैं। तो वही चीज़ इसमें भी बताने की कोशिश भी की गई है कि जो भी गवर्नमेंट आईडीज़ हैं ये आपकी दे आर द इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ देयर आइडेंटिटी, बट ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता उसके बेसिस पे कि वो जो आईडीज़ हैं दे डिसाइड पर्सन सिटीजनशिप। लेकिन ये जो आर्टिकल है उसने क्या किया है, वो इस आर्टिकल में ये बताने की कोशिश की है कि सिटीजनशिप एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, और पर्सन आइडेंटिटी कैन नॉट बी रिड्यूस merely टू द पोजेशन ऑफ और एब्सेंस ऑफ किसी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई अगर उसके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब आप किसी भी आदमी के आइडेंटिटी को नहीं कम कर सकते, नहीं ख़राब कर सकते कि अगर आपके पास वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है इसका मतलब आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, ठीक है। तो ये इस आर्टिकल में ये समझाने की कोशिश की है। तो सिटीजनशिप क्या है भाई, एक लीगल रिलेशनशिप है सिटीजनशिप, ठीक है। किसके बीच में, इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में। सिटीजनशिप प्रोवाइड्स अ पर्सन अ राइट टू वोट, टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, protection by the state, and the fundamental rights, with some rights exclusive to the citizens of India. Also, a duty to obey laws, pay taxes, and uphold the constitution. सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करता है, एक लीगल रिलेशनशिप है स्टेट और इंडिया के बीच में। और अगर आप किसी कंट्री के सिटीजन हैं तो उस कंट्री में आपको कुछ राइट्स मिलेंगे, वो सिटीजनशिप आपको कुछ राइट्स प्रोवाइड करेगा। आपको उस कंट्री में रहना है तो आपके कुछ ड्यूटीज़ होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप में। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट प्रूव करती है हु यू आर, एंड सिटीजनशिप डिटरमाइंस योर लीगल मेंबरशिप ऑफ द कंट्री, ठीक है। आप उस कंट्री के लीगल मेंबर हो या नहीं हो वो सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, लेकिन आइडेंटिटी ये प्रूव करती है कि हु यू आर। आधार, पैन, पासपोर्ट एक्सेट्रा, लेकिन सिटीजनशिप गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप लॉज। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एविडेंस है, लेकिन सिटीजनशिप आपका एक लीगल स्टेटस है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 यही कहता है कि इट डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्पावर पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 5 to 11, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 5 to 11 किसी के सिटीजनशिप के बारे में डील करता है, ठीक है। और इट ऑल्सो एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप बाय लॉ। किस एक्ट के थ्रू, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकता है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट,
by registration, by naturalization, incorporation of territory. ठीक है. It also lays down provisions regarding loss and deprivation of citizenship. ये जो एक्ट है इसने ये ऑब्वियसली इस एक्ट ने ये भी बताया कि भाई आप किसी भी कंट्री के सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकते हो. ये वो तरीके हैं. ठीक है. बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. साथ ही साथ आपसे सिटीजनशिप कैसे ली, जैसे इंडिया में आप किसी भी दो कंट्री का सिटीजनशिप नहीं रख सकते. जैसे ही आप किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप अप्लाई करते हो या आप रजिस्टर होते हो उस कंट्री के सिटीजन, आपकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो चली जाती है. ठीक है. वाई दिस डॉक्यूमेंट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट? ये डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है, मोस्टली गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो उसके लिए. ठीक है. टू डिलीवर वेलफेयर, conduct election, issue passport and maintain administrative record. The point is the absence of single document cannot be itself conclusively determine citizenship. Authorities must consider the law and all relevant evidence. मतलब कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपकी आइडेंटिटी बताता है वो अगर कहीं ना कहीं मिस है तो वो मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिस है तो वो कहीं ना कहीं cannot by itself conclusively determine the citizenship. अगर किसी के पास उस कंट्री का पैन, आधार या वोटर आईडी कार्ड है तो ये कहीं ना कहीं ये भी नहीं प्रूफ करेगा कि वो उस कंट्री का सिटीजन है. ठीक है. तो ये चीज़ इसमें समझनी होगी कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको सारे लॉ और एक रेलिवेंट एविडेंसेस चेक करने होंगे किसी भी नागरिक के सिटीजनशिप को प्रूफ करने के लिए. ठीक है. इम्पॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, इंटरनल माइग्रेशन बहुत होता है. ठीक है. पीपल्स हु आर अफेक्टेड बाय फ्लड्स, डिस्प्लेसमेंट, डिजास्टर. ठीक है. इंडिविजुअल्स जो डॉक्यूमेंट लूज करते हैं ड्यू टू एक्सीडेंट्स और अदर रीजंस, ये भी चीज़ें होती है. तो इसका मतलब कि भाई किसी के पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिटीजन नहीं है. इफ सिटीजनशिप डिपेंड्स ओनली ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, जेन्युइन सिटीजन्स कुड फेस हार्डशिप. ठीक है. अगर सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट पे अगर वो डिपेंड होगा सिटीजनशिप को बताना तो जो जेन्युइन सिटीजन्स हैं उनको भी प्रॉब्लम आएगी. हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर इन्वॉल्व? इसमें सबसे पहला इक्वालिटी. देयर इज इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ. देन देयर इज रूल ऑफ लॉ. गवर्नमेंट डिसीजन मस्ट फॉलो लीगल प्रोसीजर्स. देन देयर इज ह्यूमन डिग्निटी. Every individual deserves a fair treatment and opportunity to establish their legal status. So, constitutional values भी इसमें कहीं ना कहीं involved है इस तरीके से. इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है, अगर हम सिटीजनशिप वर्सेस डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो गवर्नमेंट रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. लेकिन लीगल सिटीजनशिप मस्ट अल्टीमेटली बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन, नॉट सोलली बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड. किसी भी इंसान का जो सिटीजनशिप है उसको बताने के लिए हमेशा लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, ना कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स पे डिपेंड होके आप किसी के सिटीजनशिप को बता सकते हो. ठीक है. ऑल्सो अगर किसी भी इंडिविजुअल के सिटीजनशिप पे क्वेश्चन उठ रहा है तो जब भी हम किसी भी अथॉरिटी का डिसीजन किसी भी इंडिविजुअल के सिटीजनशिप को अफेक्ट कर रहा है, इट शुड ऑलवेज प्रोसेस अ ड्यू प्रोसेस. ठीक है. यानी एक फेयर प्रोसीजर, देयर शुड बी नेचुरल जस्टिस, there should always be we should always provide an opportunity to present the evidence, and also जो भी डिसीजन होगा जुडिशियल रिव्यू भी वहाँ एप्लीकेबल होगा. ठीक है. ये चीज़ हमें ध्यान देनी है. अब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब तीसरी चीज़ ये है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कैन नॉट ओवरराइड अ लीगल सेफगार्ड. ठीक है. कि मतलब आप इस आर्टिकल में यही आर्ग्यू कर रहा है कि अगर किसी के पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते आप इस देश के सिटीजन नहीं हो. ठीक है. यही समझाने की कोशिश किया जा रहा है. एंड वी शुड ऑल्सो think about the constitutional morality. The state must balance the following: efficient administration, individual right, equality before law and human dignity. ठीक है.
यार ये सारी चीज़ें जो मैं इतना लिख के इसको आया हूँ, तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ द ट्रैक हो सकते हो कि वेदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट, बट इट इज़, दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। ये पीडीएफ आप एक बार रीड करोगे तो आपको एक क्लियरली समझ में आएगा कि इस आर्टिकल्स के थ्रू ये सारे इश्यूज़ हैं और इन इश्यूज़ में ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आपको मेंस के आंसर लिखने में अगर इसके बेस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपके लिए ईजी होगा। चैलेंजेस इसमें क्या क्या है? मिसिंग और डैमेज डॉक्यूमेंट, माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग गैप्स, बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी विद प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। और अगर हमारे पास जो वे फॉरवर्ड है वो क्या है? स्ट्रेंथनिंग द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव द डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स, इंश्योर फेयर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इन ऑल सिटीजन रिलेटेड डिसीजंस, इंक्रीज लीगल अवेयरनेस अमंग सिटीजन। देखो यार, इस आर्टिकल को शायद मैं छोड़ भी सकता था, इसमें बहुत ऐसा कुछ समझाने को नहीं था। बस इसमें जो मेन समझने वाली बात यह है कि ये ध्यान रखना कि किसी भी इंडिविजुअल के को किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप बनाने का कुछ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। उस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके को फॉलो करते हुए ही हम किसी को सिटीजनशिप दे सकते हैं और किसी से ले सकते हैं, ठीक है। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स के एब्सेंस की वजह से किसी के सिटीजनशिप आप नहीं छीन सकते, ठीक है। तो ये चीज़ समझाने वाली बात है। कहने का मतलब, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया स्कूल एंड कॉलेज का, कॉलेज में आपका एडमिशन फॉर्म ही मिस हो गया, इसका मतलब एक साल आप पढ़ लिए, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि आप तो इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो। ऐसा नहीं है। आपके पास सर्टेन टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप प्रूफ कर सकते हो, क्लास की फ़ोटोज़, दोस्त, टीचर्स, ठीक है, आपके मार्क्स, ये सारी चीज़ें आप के साथ यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है। दूसरा एक आर्टिकल था यार, देयर इज़ अ लेजिस्लेटिव टैंगल इन महाराष्ट्र। लेजिस्लेटिव टैंगल का मतलब ये है कि भाई दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 10 शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर किसी तरीके का वहाँ पे एक इशू हुआ है। एंड द मेन क्वेश्चन इज द इशू रिजॉल्व अराउंड द पावर्स ऑफ द स्पीकर अंडर द 10th शेड्यूल, there is a delay in deciding disqualification petition। और तीसरा क्वेश्चन है कि वेदर कोर्ट कैन इंटरवीन व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज डिले देयर डिसीजन, ठीक है। हमने हमेशा देखा है एंटी डिफेक्शन लॉ, मैंने पहले के डीएनए सीरीज में भी पढ़ाया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, जो कि इसके साथ 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में था। ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल डेफिकेशन को बचाने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग बचाने के लिए एंड फ्रीक्वेंट कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट को बचाने के लिए ये ऑब्जेक्टिव था, बनाया गया था। इट सीक्स टू प्रमोट स्टेबिलिटी इन इलेक्टेड गवर्नमेंट। बट इस एंटी डिफेक्शन को मोस्टली लोग किस तरीके से यूज़ करने लगे कि भाई पहले अगर एक का मूवमेंट होता था तो एक की जगह अब लोग आपस में कंसेंसस बना के एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक लूपहोल इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। अब जो क्वेश्चन है कि भाई इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन वो डिसीजन है स्पीकर के ऊपर, लेकिन कभी ना कभी स्पीकर अगर बायस्ड हो जाते हैं तो अगर वो डिले करते हैं उस डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, तो उसको ओवरराइड करने के लिए या इंटरवीन करने के लिए क्या कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। एमएलए डिस्क्वालीफाई कैसे होगा? डिस्क्वालीफाई तभी हो सकता है अगर वो वॉलंटरीली अपना मेंबरशिप दे दे पॉलिटिकल पार्टी से, या फिर he vote or abstain from voting against the party whip without prior permission subject to the provision of 10th schedule, ठीक है। तो ये तरीका है एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने का। डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है। 10th शेड्यूल ने स्पीकर को एम्पावर किया है डिस्क्वालिफिकेशन देने के लिए। हाउएवर स्पीकर इज एक्टेड टू एक्ट विद इन रीजनेबल टाइम एज अनड्यू डिले कैन अफेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है। अब जो सवाल था कि कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, द स्पीकर डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन केसेस, हाउएवर इफ देयर इज ए अनरीजनेबल डिले, फेलियर टू परफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, एलिगेशन ऑफ आर्बिट्रीनेस, कोर्ट में एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू। यस, ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है कि एक तरीके का स्टेटमेंट कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर डिस्क्वालीफाई करता है, लेकिन क्या कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, या कोर्ट क्या के पास कुछ पावर है कि जो जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये आप समझो कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, सब्जेक्टेड टू
दीज कंडीशन जहाँ पे अनरिजनेबल डिले हो रहा है, देयर इज फेलियर टू परफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, एलिगेशन ऑफ आर्बिट्रेटनेस, ठीक है। द कोर्ट जनरली डू नॉट डिसाइड, कोर्ट लेकिन डू नॉट डिसाइड वेदर अ मेंबर शुड बी डिस्क्वालिफाइड, इंस्टेड दे इंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस इज फॉलोड। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोर्ट इंटरवीन ज़रूर करता है, लेकिन कोर्ट ये नहीं डिसाइड करेगा कि मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन होगा या नहीं होगा, बट इंश्योर करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वी शुड फॉलो, ठीक है। महाराष्ट्र का ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है? इस कंट्रोवर्सी ने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है पहला कि पहला ये है कि स्पीकर, हाउ क्विकली शुड स्पीकर डिसाइड, कैन प्रोलॉन्ग्ड डिले डिफीट द पर्पस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, what is the balance between the speaker autonomy and judicial oversight? These questions have implications for parliamentary democracy across India. ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस केस ने उठाए हैं, ठीक है। आप एक बार इस पर सोचना, ठीक है, कि कहाँ पे ये क्या चीज़ है। तो जो चीज़ थी इम्पोर्टेंट वो चीज़ आपको मैंने बताई है। अगेन ये एंटी डिफेक्शन का मुद्दा उठा था केरला वाले केस में भी, तो उस टाइम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जब आप देखो न्यूज़ आर्टिकल, जब आप रेगुलरली चीज़ों को देखने लगते हो, पढ़ने लगते हो, नाउ एंड देन कुछ ना कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, तो ऑलरेडी दिमाग में चीज़ें फीड होना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट आर्टिकल था वो यार ये है कि द रियल क्राइसिस इन इंडियन फिशरीज। जाहिर सी बात है यार कि जो इंडिया की फिशरी इंडस्ट्री है उसमें कई प्रॉब्लम्स या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। उसका रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज, इतने तरीके से इस जो क्लाइमेट चेंज है, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो वाटर स्केर्सिटी इंडिया फेस कर रही है, और दूसरी चीज़ ये है कि यार कि भाई फिशरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक नेचुरल रिसोर्स है, उसके ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। अब उसका ओवर यूटिलाइजेशन होने लगेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो वो एक चीज़ इशू है। आइए देखते हैं इस आर्टिकल में मेजरली क्या इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है। इस एडिटोरियल में ये कहा गया है कि जो फिशिंग सेक्टर है, फिशरी सेक्टर है इंडिया में, वो एक क्राइसिस से गुजर रहा है, ठीक है। जो मेन क्राइसिस है वो है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैरीन रिसोर्स, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैरीन रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज, वीक गवर्नेंस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड द पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फिशिंग कम्युनिटीज़। ये सारे रीजंस कलेक्ट होके एक क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं फिशरीज इंडस्ट्री में, ठीक है। और इस आर्टिकल के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई, सोल्यूशन भी दिया गया है कि इंडिया मस्ट शिफ्ट फ्रॉम मैक्सिमाइजिंग फिश प्रोडक्शन टू इंश्योर सस्टेनेबल फिशरी मैनेजमेंट, ठीक है। फिशरीज इंपॉर्टेंट क्यों हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट, लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ कोस्टल एंड इनलैंड हाउस होल्ड। इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फिश। इंडिया अमंग द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर, अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ फिश। रैंक 1 पे कौन है? कमेंट करके बताओ। रियल क्राइसिस क्या है? ओवर फिशिंग, ठीक है। मोस्टली फिशेस आर caught before they can reproduce. Simple example है, अगर मैं समझाऊँ कि अगर farmer harvest all the seeds every year and saves none of for sowing, future crops will fail. Similarly, overfishing reduces future fish population. भाई fish reproduce नहीं कर पा रही हैं, जब आप overfishing करोगे fish reproduce ही नहीं कर पाएगा तो obviously वहाँ पे exploitation होगा। दूसरा क्लाइमेट चेंज, देखो अगर सी का टेम्परेचर बढ़ेगा क्लाइमेट चेंज की वजह, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भाई गर्मी कितनी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो जाहिर सी बात है सी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। सी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिश माइग्रेट करेंगी ठंडे की तरफ उनका ब्रीडिंग साइकिल अफेक्ट होगा, और अगर ब्रीडिंग साइकिल अफेक्ट होगा तो ओवरऑल मरीन इकोसिस्टम भी अफेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कूल वाटर की तरफ अगर वो माइग्रेट करते हैं तो जो ट्रेडिशनल फिशिंग कम्युनिटी है उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा टू फाइंड देम, ठीक है। सॉरी। दूसरा क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, एस्चुरीज, कोस्टल वेटलैंड्स, दे सर्व एज अ
ब्रीडिंग एंड नर्सरी ग्राउंड्स फॉर फिश। बट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से इस इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम पे एक अपने आप में एक स्ट्रेस है। अगर ये हैबिटेट अफेक्ट होता है तो जाहिर सी बात है जो ब्रीडिंग और नर्सरी ग्राउंड है फिश का वो गायब हो जाएगा, फिश रिप्रोडक्शन पे असर आएगा। फिश रिप्रोडक्शन पे असर आएगा तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री अफेक्ट होगी। मैरीन पॉपुलेशन भी पॉल्यूशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है। प्लास्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, सीवेज एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर क्वालिटी को ऑब्वियसली डिग्रेड करेगा एंड मैरीन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हार्म करता है। अगर कोस्टल एरियाज के लोगों की डिपेंडेंसी फिशरीज पे है और फिश उस हिसाब से प्रोड्यूस नहीं हो रही है और वो अफेक्ट हो रही है तो जाहिर सी बात है लाइवलीहुड क्राइसिस होगा ही होगा। जो स्मॉल स्केल फिशरमैन हैं वो जो चैलेंजेस होंगे, उनकी बोट में फ्यूल कॉस्ट अगर बढ़ता है तो वो दिक्कत है, ठीक है। अनसर्टेन कैचेस, डेट पे आ जाते हैं, लोन लेते हैं। देन कंपटीशन फॉर मैकेनाइज्ड फिशिंग फ्लीट्स, कुछ लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या मशीन बेस्ड चीज़ होती है उनके लिए दिक्कत आती है, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है इट ऑल्सो बिकम्स अ सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस फॉर अ किसके लिए, स्मॉल स्केल फिशरमैन है उनके लिए इशू बन जाता है। सोल्यूशन क्या है इस आर्टिकल ने? सोल्यूशन दिया हमें सस्टेनेबल फिशिंग मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? कैचिंग फिशिंग टुडे विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू कैच फिश टुमारो। मतलब हम जो फिश पकड़ने का जो मैनेजमेंट है उसको इस तरीके से बनाएं ताकि अगर आज जो हम फिश पकड़ रहे हैं वो कल जो फिश पकड़ने आए उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जिस ठीक है। इट विल बैलेंस इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड लाइवलीहुड, ठीक। तो ओवरऑल जो ब्लू इकोनॉमी है, यानी इकोनॉमी जो कहीं ना कहीं ओशंस और मैरीन इकोसिस्टम से अफेक्ट हो रिलेट करती है, वो अफेक्ट हो रही थी, ठीक है, अफेक्ट होती है। तो ब्लू इकोनॉमी की अगर बात करें तो ब्लू इकोनॉमी होते क्या है? सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइवलीहुड एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी क्या है? सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइवलीहुड एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ब्लू इकोनॉमी क्या प्रमोट करता है? फिशरीज, मैरीन ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल ओशन एनर्जी एंड कोस्टल टूरिज्म व्हाइल प्रोटेक्टिंग मैरीन इकोसिस्टम, ठीक है। ये चीज़ है। अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो हमारे पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, मत्स्य यानी मछली, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनहैंस एक्सपोर्ट, सपोर्ट फिशरमैन एंड प्रमोट सस्टेनेबल फिशरीज, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो इंडिया इज इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटिंग मेरीन कंजर्वेशन, कोस्टल लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स की बात करें तो इंडिया क्या क्या कर रहा है? इंडिया इज इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटिंग द मेरीन कंजर्वेशन, कोस्टल लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबल रिसोर्स यूज। इसको करते हुए इंडिया के चैलेंज क्या क्या फेस कर रहा है? देयर इज ए इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग जो हो रही है उसको नहीं रोक पा रहे हैं। मैकेनाइज्ड ओवरफिशिंग हो रही है जिसकी वजह से क्राइसिस हो रहा है। हैबिटेट डिग्रेडेशन, मैरीन पोल्यूशन एंड वीक इन्फोर्समेंट। अब ये प्रॉब्लम है तो इंडिया के पास वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए? वे फॉरवर्ड ये है कि इंडिया प्रमोट इकोसिस्टम बेस्ड फिशरी एंगेजमेंट्स, स्ट्रेंथन मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर अप्रोप्रिएट, इनकरेज सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस। ऑब्वियसली बहुत ही जनरलाइज वे फॉरवर्ड है ये, मतलब आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि प्रमोट इकोसिस्टम बेस्ड फिशरीज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि वो फिश को उस एरिया में वहाँ पे मैनेज करो जहाँ पे फिश को ग्रो होने का वो इकोसिस्टम प्रोवाइड हो रहा हो। स्ट्रेंथन मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर अप्रोप्रिएट, मतलब जो मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसको और बढ़ाने को, उसको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने को जहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को इनकरेज करना, ठीक है। जो स्मॉल स्केल फिशरमैन हैं उनको सपोर्ट करना विथ टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस एंड मार्केट एक्सेस, जिसकी वजह से उनकी लाइवलीहुड अच्छी हो। इम्प्रूव द साइंटिफिक मॉनिटरिंग ऑफ द फिश स्टॉक्स, ठीक है, साइंटिफिक मॉनिटरिंग ऑफ द फिश स्टॉक्स। इंटीग्रेट फिशरीज इंडियाज ब्लू इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, फिशरीज को इंडिया के ब्लू इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना, ये चीज़ बताई गई है। बहुत बेसिक सी चीज़ थी यार, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक आर्टिकल
और आया है कि भाई इसरो कंडक्टेड टेस्ट ऑफ की कंपोनेंट ऑफ गंगायान मिशन। गंगायान मिशन पे एस्ट्रोनॉट भेजा जा रहा है, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिटल पे, ठीक है। तो उसके लिए भाई जो गंगायान मिशन है उसके जो की कंपोनेंट्स उसका टेस्ट किया इसरो ने, ठीक है। क्या क्या टेस्ट किया है इसरो ने? सेमी कायरोजेनिक इंजन्स, पावर हेड टेस्ट आर्टिकल, अ क्रूशियल माइलस्टोन फॉर डेवलपिंग इंडिया सेमी कायरोजेनिक रॉकेट इंजन। अभी हम देखेंगे सेमी कायरोजेनिक और कायरोजेनिक क्या होता है। दिस इंजन इज एक्सपेक्टेड टू पावर द बूस्टर स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल LMV-3, जिसका नाम पहले GSLV-3 था, विच विल सपोर्ट फ्यूचर हैवी लिफ्ट मिशन। आगे भी जो हैवी लिफ्ट मिशन होगा, जो पेलोड्स होंगे उसको, इंक्लूडिंग इंडियाज गगनयान ह्यूमन स्पेस लिफ्ट प्रोग्राम, वो इसीलिए यूज़ किया जा रहा है, जिसके वजह से कि जब ये लॉन्च होगा, मतलब ये टेक्निक इसलिए यूज़ की जा रही है कि हैवी लिफ्ट मिशन को हम सक्सेस बना सकें, सपोर्ट कर सकें। इस वजह से गंगायान क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। इसका ऑब्जेक्टिव है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट पे भेजना और ब्रिंग देम बैक सेफली। ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का? इंडिया की ह्यूमन स्पेस लिफ्ट कैपेबिलिटी को चेक करना, इंडिया का इंडिजिनस क्रू सिस्टम को बनाना, इंडिया के एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और ऑल्सो इन्हेंस द इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड साइंटिफिक कैपेबिलिटीज, ठीक है। ये मिशन का ऑब्जेक्टिव है। LMV-3 क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो कि GSLV, जैसे कि मैंने कहा, जियो सिक्रेनस बोला जाता था MK3। इट इज़ इंडियाज हैवीएस्ट ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल, हैवीएस्ट ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, हैवीएस्ट ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। इट इज़ केपेबल ऑफ लॉन्चिंग हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, चंद्रयान मिशन, गगनयान मिशन, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि यार इस कि जैसे मोटर बाइक है, मोटर बाइक का जो इंजन है वो जैसे ह्यूमन बॉडी है, मोटर बाइक छोड़ो, जैसे ह्यूमन बॉडी का हार्ट क्या है? वो मेन ऑर्गन है जो ब्लड को इधर से उधर भेज रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। तो आप ये समझो कि अगर ये बढ़िया से काम कर रहा है तो सारी चीज़ें बढ़िया से काम करने लगेगी। तो वो एक तरीके से उसी चीज़ की टेस्टिंग है। जैसे कि उस इंजन की टेस्टिंग अगर हो रही है, अगर वो सही से काम कर रहा है, तो उसके ऊपर बाकी की भी चीज़ें असेंबल की जाएंगी और वो चीज़ें अकॉर्डिंगली काम करने लगेगी, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि यार सेमी कायरोजेनिक इंजन और कायरोजेनिक इंजन क्या होता है? होता यह है कि यार अगर हम बहुत सिंपल भाषा में देखें, समझें इस चीज़ को, कि जब भी हम जैसे कि हम गैस को जलाते हैं, है ना, किचन गैस में गैस जलाते हैं, तो भाई जब हम गैस जलाए तो जो वहाँ पे हमें फायर दिख रहा है, उसको वहाँ एयर में, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है या जो ऑक्सीजन है, उसके थ्रू उसको सपोर्ट मिल रहा है टू बर्न, ठीक है। लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं तो वो एयर यानी ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं है। तो हमें उसको बर्न करने के लिए, ठीक है, उस इंजन को बर्न करने के लिए, रेगुलरली बर्न करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल ऑक्सीजन का सपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है, जिसके वजह से वो प्रेशर नीचे की तरफ जाता है और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लगता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और कायरोजेनिक की बात करें मतलब ठंडा, तो कायरोजेनिक ठंडा, तो सेमी कायरोजेनिक का मतलब हो जाएगा उतना ठंडा नहीं, ठीक है, कुछ गर्म पार्ट और कुछ ठंडा, ठीक है, जिसकी वजह से एक हैवी प्रेशर की वजह से वो चीज़ होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो कि एक इंजन है, ठीक है, उसको एक रॉकेट इंजन, उसको फ्यूल चाहिए और एक ऑक्सीडाइजर चाहिए, ठीक है। सेमी कायरोजेनिक इंजन क्या यूज़ करेगा? एक रिफाइंड केरोसिन की तरह यूज़ करेगा, जो कि एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल की तरह काम करता है, रिफाइंड केरोसिन, और एक, ठीक है, और ऑक्सीडाइजर क्या होगा? LOX एज एन ऑक्सीडाइजर, यानी लिक्विड ऑक्सीजन। अभी हम लिक्विड ऑक्सीजन के बारे में पता ही है, उसको कूल कर लो उस टेम्परेचर तक ताकि वो लिक्विड हो जाए। लिक्विड हो जाएगा तो किसी भी कंटेनर में आ जाएगा और इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्ट करने में ईजी हो जाएगा। सो ऑक्सीडाइजर इज स्टोर्ड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, कायरोजेनिक कंडीशन, ठीक है, इट इज कॉल्ड सेमी कायरोजेनिक। Since only the oxidizer, यानी only the oxidizer is stored at the extremely low temperature, it is called semi cryogenic, ठीक है। लेकिन जो ये रिफाइंड केरोसिन है, जो कि एक तरीके से जो फ्यूल का काम करेगा, ठीक है, वो ऑब्वियसली नहीं है, तो इसलिए इसको सेमी क्रायोजेनिक कहते हैं। पावर हेड की बात करें, वो रॉकेट इंजन का वो पार्ट है जो इट विल पंप द फ्यूल, पंप्स ऑक्सीडाइजर, मेंटेन द प्रेशर एंड कंट्रोल फ्लो बिफोर कंबशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट
ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। मतलब सिंपल एक्सप्लेनेशन यार इसका, अगर मैं बहुत ज़्यादा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसका एक्सप्लेनेशन यही है यार, मतलब इसको हम एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से अगर ये हेल्प करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यार कायरोजेनिक कूल होता है, ठीक है। सेमी कायरोजेनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिफाइंड केरोसिन जो कि एक फ्यूल का काम करेगा, लिक्विड ऑक्सीजन उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, दोनों एक कंटेनर में होंगे जो उसको कंटिन्यूस जलाता रहेगा। जब जलाएगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ, वो नीचे की तरफ मारेगा और रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो सेमी कायरोजेनिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे है, लेकिन रिफाइंड केरोसिन नहीं है, ठीक है। बस यही एक अंडरस्टैंडिंग, यही डिफरेंस, यही एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपको रखनी है। अगर हम पेलोड की बात करें, 4000 से लेकर 8000 किलो तक का पेलोड लेके ट्रैवल कर सकता है सेमी कायरोजेनिक इंजन की बात हम करें तो, ठीक है। दूसरा आर्टिकल ये है कि साइंटिस्ट जो हैं भाई वो सिंथेटिक सेल बनाने में कामयाब रहे हैं, ठीक है। अब सिंथेटिक सेल मतलब क्या है कि अगर उसको वैसे एक सिंथेटिक सेल मतलब ह्यूमन मेड मशीन है दैट कुड ग्रो एंड डिवाइड। जो कौन से साइंटिस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा हैव डेवलप्ड अ सिंथेटिक सेल दैट कैन ग्रो एंड डिवाइड, ब्रिंगिंग साइंस क्लोजर टू आर्टिफिशियल लिविंग सेल्स इन द लेबोरेटरी। एक ये मेजर माइलस्टोन है सिंथेटिक बायोलॉजी में। तो जो सिंथेटिक सेल है, इट इज नॉट फुल्ली अलाइव बट कैन परफॉर्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच इज इट कैन ग्रो एंड डिवाइड इनटू 2 सेल्स। हम सेल जानते हैं क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल्स। जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी हो उसमें बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, ठीक है। प्लांट्स सेल्स, बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो सिंथेटिक सेल्स क्या है, सिंथेटिक सेल्स आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड सेल्स डिजाइन बाय द साइंटिस्ट दैट मिमिक्स some function of natural living cells. For example, जैसे कि किसी को कुछ हार्ट मतलब कुछ चोट या कुछ इशू होता है तो ऑब्वियसली उसमें सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं किसी न किसी उसमें, लेकिन जो लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स कहीं ना कहीं ग्रो करते और डिवाइड होते हैं, ठीक है, बढ़ते रहते हैं, ठीक है। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। उसी तरीके से हमने एक आर्टिफिशियल सेल बनाया कि जिसमें कि अगर हमारे बॉडी में कोई ऐसा सेल है जो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए बट वो वापस से रीडेवलप नहीं हो रहा है, तो उस आर्टिफिशियल सिंथेटिक सेल के हेल्प से हम उसको रीडेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और वो रीडेवलप क्योंकि भाई वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अगर हम सिंथेटिक सेल का यूज़ करेंगे तो इट विल मिमिक सम ऑफ द फंक्शन ऑफ द नेचुरल लिविंग सेल्स, ठीक है। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स, केमिकल्स, इसके यूज से वो लेबोरेटरी में डेवलप किया गया है। उसका एप्लीकेशन हम देखें क्या है। मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन है, सिंथेटिक सेल में सम डे डिलीवर ड्रग्स डायरेक्टली टू द डिसीज्ड टिश्यू, प्रोड्यूस मेडिसिन इनसाइड द बॉडी, टारगेट कैंसर सेल्स। बिल्कुल कैंसर्स और ऐसे कोई डिसीज जो कि सेल ओरिएंटेड हो और वो सेल को डिस्ट्रॉय करते जा रहा है, तो अगर सिंथेटिक सेल हम बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो बॉडी के अंदर ही मेडिसिन बनाने लगेगा, ठीक है, अगर हमको उस तरीके से उसको हम प्रोग्राम कर दें। एंड ऑल्सो इट विल डिलीवर ए ड्रग डायरेक्टली टू द दैट डिसीज्ड टिश्यू, ठीक है। दूसरा किसने, वैक्सीन डेवलपमेंट, इट विल हेल्प इन प्रोड्यूस वैक्सीन मोर एफिशिएंटली। तीसरा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें, आर्टिफिशियल सेल्स माइट रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर एंड सॉइल। ऑब्वियसली वाटर को भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, प्लांट्स को बोलते हैं। तो वो एक तरीके जो सेल्स है वो लिविंग सेल्स की तरह मिमिक करेगा एंड इट कैन डेफिनेटली हेल्प इन रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द वाटर एंड सॉइल। साइंटिफिक रिसर्च में कैसे मदद करेगा, इट विल हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ बिगन, हाउ सेल फंक्शंस एंड हाउ डिसीज आर डेवलप, ठीक है। लेकिन
जितना भी साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है कहीं ना कहीं उसके कुछ एथिकल कंसर्न होते हैं। साइंटिस्ट को they must carefully regulate the synthetic biology because it raises question about biosafety, biosecurity, ethical use of engineered organisms and environmental impact। ठीक है, ये एथिकल कंसर्न्स उसके साथ साथ है। तो भाई साइंटिस्ट ने सिंथेटिक सेल्स को डेवलप किया, सिंथेटिक सेल्स का क्या फंक्शन होता है वो हमने बता दिया। ठीक है, लिविंग सेल्स के कुछ फंक्शंस की तरह मिमिक करता है, उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें बता दी है। तो यही कुछ आर्टिकल्स थे। एक लास्ट आर्टिकल है जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। हमने ये देखा है कि फोक आइकन हु ब्रोक सेंचुरीज ओल्ड कल्चरल बैरियर्स टू ट्रांसफॉर्म पंदावनी। पंदावनी एक फोक आर्ट है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, उसको उन्होंने एक काफ़ी लंबे टाइम से रीजनल लेवल से लेकर ग्लोबल लेवल तक लेके आई थी। जो उनकी क्या कहते हैं, तीजन बाई जो एक फोक आइकन थी, ठीक है, जिन्होंने पद्मानी को ट्रांसफॉर्म किया था, वो शी पास्ड अवे आई गेस, है ना। तो उसके बारे में, उनके बारे में है, एंड उसके वजह से ये चीज़ हम समझ रहे हैं कि पंदावनी है क्या। शी वॉज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट फोक आर्टिस्ट एंड प्लेड पियोनियरिंग रोल इन टेकिंग पंदावनी ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग आर्ट। ध्यान दीजिएगा, पंदावनी क्या है, एक ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग आर्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ से ये आर्ट निकला हुआ है। ठीक है, ट्रेडिशनल फोक स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन फ्रॉम छत्तीसगढ़, पंदावनी। स्टोरीज ऑफ पंदावनी मतलब स्टोरीज ऑफ पांडवास, पंदावनी से स्टोरीज ऑफ पांडव्स। ठीक है, सो पंदावनी क्या है, ट्रेडिशनल फोक स्टोरी टेलिंग, कहाँ की, छत्तीसगढ़ की। आर्टिस्ट क्या नरेट करते हैं, आर्टिस्ट जो है महाभारत के एपिसोड्स को नरेट करते हैं बाय सिंगिंग, एक्टिंग, डायलॉग, म्यूजिक एंड ड्रामेटिक एक्सप्रेशन। इसमें यूनिक क्या है, यूनिक ये है कि सिंपली महाभारत को पढ़ने की जगह दे परफॉर्म महाभारत को परफॉर्म कर, दे एक्ट लाइक ए डिफरेंट कैरेक्टर्स, चेंज वॉइस, यूज एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्ट्स विद द ऑडियंस। इट इज काइंड ऑफ वॉचिंग अ वन पर्सन थिएटर परफॉर्मेंस। अगर हम देखो पंदावनी इसलिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ का वो आर्ट फॉर्म है, क्या उसमें होता है और उसके कौन कौन से स्टाइल्स है। पहला, वेदामती स्टाइल, परफॉर्म्ड वाइल सिटिंग। वेदामती परफॉर्म्ड वाइल सिटिंग, इट इज़ मोर ट्रेडिशनल। कपालिका स्टाइल, इट इज़ परफॉर्म्ड स्टैंडिंग। देखो, दो तरह के स्टाइल है, एक सिटिंग और एक स्टैंडिंग। वेदामती सिटिंग है, ट्रेडिशनल है। कपालिक स्टाइल इज स्टैंडिंग, ठीक है, ड्रामेटिक, यूज एनर्जेटिक एक्टिंग। और जो तेजन बाई जो आइकॉन थी इनकी, शी वॉज कपालिक स्टाइल, यानी एक्टिंग, एनर्जेटिक एक्टिंग या ड्रामेटिक स्टाइल को फॉलो करती थी। ठीक है, यही बस इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। आज के न्यूज़ में ये इंपॉर्टेंट था, ये कुछ आर्टिकल्स थे जो इंपॉर्टेंट थे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कोई ऐसी चीज़ अगर आपको ना समझ में आई हो। ये पीडीएफ में हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। ये आप न्यूज़ आर्टिकल अगर सुबह पढ़ते हैं, उसके बाद ये एनालिसिस देखते हैं और ये पीडीएफ पढ़ते हैं, आपका करंट अफेयर रेडी हो जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब भी कोई चीज़ को सिंप्लीफाई करके उसके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट को निकाल के चीज़ समझाता है तो चीज़ें और आसान हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप उसको दूसरी या तीसरी बार देख रहे हो या समझ रहे हो, आपके आँख के सामने से जा रहा है। पहला आप खुद पढ़ रहे हो, दूसरा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तीसरा आप इस पीडीएफ से उसको देख रहे हो। इसी तरीके से हम और भी अपने न्यूज़ एनालिसिस को इन्हेंस करेंगे। कुछ टाइम बाद मैं क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व करके लेके आऊँगा। मोटिव बस इतना है कि करंट अफेयर आपका जो बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं उससे आपका कवर हो जाए, करंट अफेयर के लिए आपको कहीं ना जाना पड़े। एंड आप बोले इससे पहले मैं भी ये चीज़ कहता हूँ कि यार न्यूज़पेपर को रीड करना, आर्टिकल आइडेंटिफाई करना एंड देन आपके लिए लेके आना, इट्स अ टास्क। और आपको बताते बताते, एक्सप्लेन करते करते मेरी भी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो रही है। सो आई होप कुछ निटीज़ एंड गिटीज़ होगा, उसको माइंड मत करना। ऑब्वियसली फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कुछ और चीज़ें करनी चाहिए तो आप बताइए। ये जो भी इनिशिएटिव है, जो भी प्रोग्राम है, आपके लिए, आपका काम आसान करने के लिए 1.5-2 घंटे का समय कट डाउन करके 45 to 50 मिनट्स पे ये आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको आज का एनालिसिस समझ में आया हो। कीप
learning, keep writing, and keep reading newspaper, and keep watching DNS by Exam Ministry. Thank you.